हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। हमने कहा था रोज़ 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे फंडामेंटल का। तो ये फंडामेंटल का जो सीरीज चल रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे किसी भी एग्जाम बैठे हो आप, चाहे जेएनएम हो, चाहे एएनएम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, ऑल ऑल एग्ज़ाम ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग जेएनएम और बीएससी नर्सिंग का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम या फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो फाइनल वाला होने वाला है, उसके लिए आज बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, और या तो फिर आपको पता चल जाएगा अभी भी टाइम है कि मेरी कितनी तैयारी है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन यानी कि जब इन्फेक्शन बिल्कुल ना हो तो उसे क्या कहेंगे? फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। जब ना हो इन्फेक्शन तो क्या कहेंगे? एसेप्सिस। क्या कहेंगे? एसेप्सिस। सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन हो जाए, ठीक। एंटीसेप्सिस मतलब इन्फेक्शन के अगेंस्ट कुछ एजेंट इस्तेमाल करना। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब यह है कि जब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोकना हो, ठीक, ऐसा एजेंट जो जैसे एंटीबायोटिक हो गया, ठीक। तो बैक्टीरियोस्टैटिक भी होता है, बैक्टीरियोसाइडी भी होता है। कल वाले क्लास में हमने सारी चीज़ें बता दिया था एंटीसेप्सिस के बारे में और बैक्टीरियोस्टैसिस के बारे में। तो पिछला क्लास हमारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, एसेप्सिस। ठीक, क्या कहेंगे? एसेप्सिस। अगला क्वेश्चन, अगला है, देखिए, इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल कंटामिनेटेड आर्टिकल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज। देखिए डियर, कल इन सभी डिफिनीशन को कल मैंने बता दिया था। कल वाली जो हमारी क्लास जो देखा होगा उससे क्वेश्चन आ जाएगा बढ़िया से। तो ये इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल कंटामिनेटेड आर्टिकल, ठीक। इमीडिएट मतलब तुरंत, डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल कंटामिनेटेड आर्टिकल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज यानी कि जैसे कल हमने बताया था कल वाले क्लास में कि मरीज का देखभाल आप कर रहे हैं, जब उस टाइम कर रहे हैं कोई भी उसके बेड पे कोई आर्टिकल्स यूज किया, कोई फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए स्टेथो या जो भी आर्टिकल या फिर कुछ भी आर्टिकल यूज किया उसको केयर करने के लिए या खिलाने के लिए, जो भी है, बेड पैन और जो भी इस्तेमाल किया, तो उसको जैसे ही यूज करें, यूज करने के बाद तुरंत जो है क्या कर दें? डिसइंफेक्ट कर दें। तो इसे क्या कहते हैं? कनकरेंट डिसइंफेक्शन। कनकरेंट डिसइंफेक्शन कहते हैं। और टर्मिनल 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 क्या होता है कि जब मरीज ठीक ना हो, उसकी डेथ हो जाए या फिर वो ठीक हो के डिस्चार्ज हो जाए या फिर किसी दूसरे वार्ड में जाए, तो उस पूरे वार्ड को, जिस वार्ड में रखा गया था उस पूरे वार्ड को, और पूरे वार्ड में जितने चेयर, बेड, लिनेन, जितने भी थे, आर्टिकल थी, मशीनें थे, सभी को बंद करके स्टरलाइज करना, उसे टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहते हैं। स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर, ठीक है। किलिंग ऑफ माइक्रो, ऐसा एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे लेकिन उसके स्पोर को भी किल कर दे। लेकिन डिसइंफेक्शन क्या होता है कि स्पोर को किल नहीं करता है, ठीक। उसके बाद ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग ये तो जो है कि मशीन है जिसमें प्रेशर कितना होता है और टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस और 15 एलबीएस प्रेशर होता है। ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर, ये ऑटोक्लेव के अंदर का होता है, ठीक। तो ये कभी पूछ सकता है आपको। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर सेकंड, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है अ न्यू इलनेस आर कंडीशन। अ न्यू इलनेस या कंडीशन, अ न्यू इलनेस या कंडीशन दैट एराइजेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक। जैसे एक से इन्फेक्शन था ही, एक प्रॉब्लम थी ही, लेकिन हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश से, या तो किसी डॉक्टर के हाथों से या नर्स के हाथों से, या जैसे कि नर्स ने दूसरे मरीज को केयर किया और हाथ नहीं, हैंड वॉश नहीं धोया या फिर ग्लव्स नहीं पहना, वो आके इसी मरीज को केयर करने लगा जो कि इन्फेक्टेड था पहले से। तो यानी कि कुल मिला के एक एक बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद दूसरी बीमारी भी आ गई, या फिर इसी को ये कह सकते हैं कि एक बीमारी की वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ तो दूसरी प्रॉब्लम आ गई, ठीक। तो ये धीरे दिन ब दिन क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लिकेशन, ठीक। अ न्यू इलनेस आर कंडीशन दैट अराइजेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक।
संक्रमण के दौरान अगर नई कोई समस्या उत्पत्ति हो जाए तो उसे कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। फ्यूमिगेशन तो रूम का फ्यूमिगेशन करते हैं, गैस उसमें छोड़ देते हैं, फार्मालिन का फॉग उसमें रूम में छोड़ के जैसे मरीज डिस्चार्ज हो जाए या डेथ हो जाए, मरीज को वार्ड से निकाल दिया जाए, तो फ्यूमिगेशन करते हैं पूरे रूम का। कंटामिनेशन का मतलब ये होता है, कंटामिनेशन का मतलब किसी फॉरेन बॉडी का नेचुरल प्रोडक्ट में एंट्री करना, कंटामिनेशन। ट्रांसमिशन का मतलब है एक मरीज से 1% से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होना, चाहे कैसे भी, ठीक, ट्रांसफ़र, ये ट्रांसमिशन है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेशन। क्या? कॉम्प्लिकेशन, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, disinfection of the client unit after discharge or death of the client, और होगा ये, और डिस्चार्ज हो गया है या उसकी डेथ हो गई है, वो चला गया है, अब उस रूम को और उस आर्टिकल को, उसके बेड को, उसके जितने यूज किए गए सामान को, सभी को डिसइंफेक्ट करना, तो इसे क्या कहेंगे? टर्मिनल डिसइंफेक्शन, ठीक। कनकरेंट तो तुरंत, जैसे ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, अभी मरीज है, बेड पे है, उसकी देखभाल चल रही है, यानी कि देखभाल में जो भी सामान यूज कर रहे हैं उसका डिसइंफेक्शन किए जा रहे हैं। तुरंत फिजिकल एग्जामिनेशन किए, तुरंत उसको खाना खिलाए, तुरंत उसको यूरिन कराए, तुरंत उसको स्टूल पास कराएं, जो भी सामान यूज करें तुरंत उसको क्या करें? डिसइंफेक्ट कर दें, तो वो कनकरेंट में आ जाएगा। स्टरलाइजेशन बता चुका हूँ, डिसइंफेक्शन बता। स्टरलाइजेशन में क्या होता है? स्पोर को भी मार देता है, डिसइंफेक्शन में स्पोर नहीं मरता है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरता है, ठीक। तो इसका क्या होगा? टर्मिनल डिसइंफेक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है अ पर्सन हु हार्बर्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसके अंदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, पैथो ऑर्गेनिज्म ऑफ ए डिजीज इन हिज बॉडी विदाउट शोइंग द साइन एंड सिम्टम ऑफ दी, यानी उसको अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कर चुका है, लेकिन अभी उसको लक्षण नहीं पता चल रहा है, साइन सिम्टम नहीं दिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कैरियर कहलाएगा। उस इंसान को क्या कहेंगे? कैरियर। यानी ये दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, भले खुद अभी लक्षण नहीं दिख रहा है इसके अंदर, लेकिन ये दूसरे को बीमार कर सकता है, ठीक। तो ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेपरेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो इसे क्या कहेंगे? जैसे एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है और उसको अलग कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन से उसको दूर कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? सीधा सिंपल सा आइसोलेशन, ठीक। डिसइंफेक्शन नहीं होगा, क्वारंटाइन नहीं होगा, क्वारंटाइन का भी डिफिनीशन आएगा आपके पास, ठीक। तो ये कभी कोविड के बाद का ही है, तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसमें क्या होगा आंसर? आइसोलेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, द नेचुरल पावर ऑफ द बॉडी टू विथ स्टैंड, ये विथ स्टैंड एक में रहेगा, विथ स्टैंड द टॉक्सिन आर द ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन ओ आर रहेगा, यहाँ पे ओ आर रहेगा, द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए डिजीज। देखिए, इसका मतलब ये कह रहा है कि वह नेचुरल पावर, यानी आपके शरीर में ऐसा नेचुरल पावर है जो कि किसी ओवरडोज ड्रग्स हो, ओवरडोज एलर्जी काज करने वाला एलर्जन हो, या कोई ऑर्गेनिज्म हो, उससे बचने के लिए जो प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। क्या कहेंगे? रेसिस्टेंस। इस सेंसिटिविटी नहीं कहेंगे, सेंसिटिविटी तो मतलब लक्षण दिख गया तब उसको सेंसिटिविटी। ट्रांसमिशन एक से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक, ये नहीं होगा। उसके बाद इम्यूनाइजेशन, तो ये इम्यूनाइजेशन अलग केस है, यहाँ पे नहीं है। इम्यूनाइजेशन का मतलब नेचुरल पावर वो होता है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, उसके अगेंस्ट है, ठीक। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस। यहाँ पे नेचुरल पावर ऑफ द बॉडी विथ स्टैंड मतलब कि रेसिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, ठीक। और इम्यूनाइजेशन में क्या होता है? उसमें तो किल कर देता है,
किल कर देता है, मार देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है कैसे भी करके एंटीबॉडी बना के। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रोकेगा, विथ स्टैंड रोकेगा, ठीक। तो इसे रेसिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद अगला है, देखिए, इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है कि इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सीधा सिंपल सा, ठीक। सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन, देखिए, सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन, एसेप्सिस मतलब फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, अभी जो हमने बताया। एंटीसेप्सिस मतलब एन एजेंट जो इस्तेमाल करना, और बैक्टीरियोस्टेटिस मतलब ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दे। तो यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, सेप्सिस। क्या हो जाएगा, सेप्सिस, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए, डिटेक्शन ऑफ वेल पर्सन, डिटेक्शन ऑफ वेल पर्सन यानी कि कोई पर्सन है, उसका डिटेक्ट क्या है या फिर जांच हो रही है। जैसे आप कहीं से कोविड एरिया से हो के आ रहे हैं, या किसी देश से आ रहे हैं, जैसे कोविड में ऐसा हुआ। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। डिटेक्शन ऑफ वेल पर्सन हु हैव कम इन कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्शियस डिजीज फॉर ए पीरियड इक्वल टू द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज। यानी कि ये कह रहा है कि कोई पर्सन है, जैसे कोविड में था, तो कोविड में एक इन्फेक्शन कोई परिवार में या फिर उस कम्युनिटी में कोई एक इन्फेक्टेड हो गया, और उसको 14-15 दिन तक वो इन्फेक्शन पे था, तो उसके अगल बगल था ये व्यक्ति। अभी इसको लक्षण नहीं आया है और ना ही कुछ आया है, वो अलग था, लेकिन उसके साथ उसके चारों तरफ उसके इन्वायरमेंट में था काफ़ी दिन से। लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि उस बीमारी, जैसे कोरोना में था 14 दिन था, तो 14 दिन उसको क्वारंटाइन में रखा जाता था, इसलिए क्योंकि ये उस एरिया से होके आया। जैसे कोई बाहर से विदेशों से होके आ रहा था, तो उसका भी डिटेक्शन कर रहे थे, ठीक। भले उसको लक्षण नहीं दिख रहे हैं क्या हुआ, लेकिन उसका जांच कर रहे थे, उसके बाद उसको एंट्री दे रहे थे। तो ऐसे ही किसी एरिया से हो के वो आ रहा है, तो उसका डिटेक्शन करना और डिटेक्शन करके उसको अलग करना, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, क्वारंटाइन, ठीक। क्या कहेंगे, क्वारंटाइन, ठीक। उतने मतलब जितना उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जैसे कोविड का इंक्यूबेशन, कोविड वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना था, 14 दिन। कोविड-19 में जब कोविड आया था, कोविड-19 में जो वायरस था उसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन था, ठीक। तो मरीज को जो उस एरिया से होके आया है, तो उसको 14 दिन के लिए या 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता था। तो वही क्वारंटाइन का ही डिफिनीशन है ये, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, आपको आ सकता है। अदर नेम फॉर गैस स्टरलाइजेशन, क्या कह रहा है, अदर नेम फॉर गैस स्टरलाइजेशन। गैस स्टरलाइजेशन को और किस नाम से जानते हैं, डिसइंफेक्शन होगा नहीं, और ऑटोक्लेविंग होगा नहीं, और हॉट एयर स्टरलाइजेशन ये होगा नहीं, फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन यानी फार्मालिन गैस का रूम में छोड़ देते हैं 24 घंटे के लिए और स्टरलाइज हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूमिगेशन। अदर नेम फॉर गैस स्टरलाइजेशन, फ्यूमिगेशन, ठीक। उसके बाद अगला देखिए, स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कॉल्ड। स्टरलाइजेशन यानी कि आर्टिकल्स या फिर किसी सामान का जितने भी हॉस्पिटल के इक्विपमेंट हुए, तो उसको स्टरलाइज कर रहे हैं, कब, किस पे, स्टीम में। उसमें स्टीम है और वो भी एक अंडर प्रेशर पे है। तो इसमें अभी अभी हमने बताया कि इसका क्या होगा, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में यानी कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम होता है, भाप होता है इस मशीन में, और उसी भाप का प्रेशर बना देते हैं कितना, 15 LBS, 15 LBS प्रेशर बना देते हैं, ठीक। बस, और वो क्या हो जाता है, स्टरलाइज हो जाता है। तो ये किस में इस्तेमाल करते हैं, ऑटोक्लेविंग। फ्यूमिगेशन तो रूम में फार्मालिन का गैस छोड़ा जाता है। हॉट एयर ओवन में इसमें टेम्परेचर के द्वारा गर्म हवा को छोड़ा जाता है, ठीक। बॉयलिंग तो उसको पानी में बॉयल करके उसको छोड़ के स्टरलाइज किया जाता है, ठीक। ये सभी स्टरलाइजेशन के ही प्रोसेस है, लेकिन कंडीशन पूछ लिया कि स्टीम अंडर प्रेशर, तो आपका ऑटोक्लेविंग होगा, ठीक। उसके बाद अगला देखिए, फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन इन ऑटोक्लेविंग द टेम्परेचर शुड बी। देखिए टेम्परेचर पूछ दिया, ठीक। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक। डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होगा, फ़ारेनहाइट नहीं होगा, सेंटीग्रेड 100 सेंटीग्रेड नहीं होगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, 101 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन एडल्ट, एडल्ट की बात कर रहा है, एडल्ट की, एन एडल्ट इज, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर एन एडल्ट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। और तीसरा कह रहा है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98 डिग्री सेल्सियस। देखिए हमने कल एक आपको कल वाले क्लास में हमने आपको एक ट्रिक बताया था, आओ रे, क्या बताया था कल जो देखा होगा उसमें हमने ट्रिक बताया था याद करने का। देखिए आ वो रे, ठीक। आ मतलब कि ए, ओ मतलब ओरल, रे मतलब आर। तो ए से एक्सिलरी, ओ से ओरल टेम्परेचर माउथ के द्वारा, आर से रेक्टल टेम्परेचर। तो हमने ये कहा था कि अगर डिग्री सेल्सियस में हो, डिग्री सेल्सियस में हो तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑक्सिलरी, एक्सिलरी कितना होता है 36.4, 36.4 होता है। और ओरल कितना होता है 37, ठीक। और रेक्टल कितना होता है 38.6, ये डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, ठीक। ये डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछा है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर एन एडल्ट, तो इस ये तीनों मिलाइए किसी में मिल रहा है, कतई नहीं। डिग्री सेल्सियस में सिर्फ एक ही दिया है, वो भी 98 डिग्री सेल्सियस, ये कतई होगा ही नहीं। अब उसके बाद इसी का फॉरेन हाइट में देखिए, फॉरेन हाइट में लिख रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था 90.6 सभी में रहेगा, 0.6 सभी में रहेगा, लेकिन पहला एक्सिलरी का क्या होगा 97.6, 98.6, 99.6, ठीक। तो अब जब भी पूछेगा, अब देखिए इसमें से कोई मिल रहा है ऑप्शन, देखिए कोई मिल रहा है, कोई चारों में से 98.6 मिल रहा है, पहला ही ऑप्शन सही होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सभी वैल्यू किस में है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये आपका कल हमने ट्रिक बताया था आओ रे, ठीक। तो इसमें 0.6 सभी में है, बस खाली 97, 98, 99, ठीक, ऐसे याद कर लीजिए। तो ये फ़ारेनहाइट में। लेकिन जब आपको एडल्ट के बारे में पूछे तो ओरल वाला टेम्परेचर ही हमेशा बताया करिए, ओरल वाला टेम्परेचर ही बताया करिए, एक वैल्यू दिया हो तो, ठीक। ये तो हमने इसलिए ट्रिक बता दिया कि कभी डिफरेंस इनका पूछ देता है, अंतर पूछ देता है कि एक्सिलरी और रेक्टल में, एक्सिलरी और रेक्टल में क्या अंतर है, या फिर पूछ देता है एक्सिलरी और ओरल में क्या अंतर है, तो ये पूछ देता है। तो ये आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर एन एडल्ट इज कितना हो जाएगा 98.6, ठीक। उसके बाद अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये हो गया। उसके बाद अगला कह रहा है नॉर्मल पल्स रेट फॉर एन एडल्ट इज, यहाँ ईच नहीं होगा, इज होगा, ठीक है, ये इज, ठीक। नॉर्मल पल्स रेट फॉर एन एडल्ट इज, देखिए 62 होगा, 85 होगा, 72 होगा, 95 होगा, बताइए जल्दी से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 72, ठीक है। जब 60 से नीचे आ जाएगा, 60 से नीचे आ जाएगा तो ये किस में आ जाता है ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया में। और 100 से ऊपर चला जाता है तो टैकीकार्डिया में आ जाता है, ठीक। लेकिन अगर एवरेज में नॉर्मल पूछा जाए, नॉर्मल फॉर एडल्ट के लिए नॉर्मल पल्स रेट तो 72, ठीक, जो ऑप्शन तीसरा 72 पर मिनट, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन एडल्ट इज, ठीक। एडल्ट के लिए पूछा है, किसके लिए, एडल्ट के लिए, ठीक, एडल्ट के लिए पूछा है। तो इसमें देखिए 10 मिनट नहीं, 10 मिनट अगर है, 10 मिनट से नीचे है तो वो ब्रेडीपनिया में चला जाएगा, ब्रेडीपनिया, ठीक, ब्रेडीपनिया में चला जाएगा। उसके बाद अगर 24 या 26 से ज़्यादा तो टैकीपनिया, ठीक, टैकीपनिया में आ जाएगा, ठीक, ये है। लेकिन आपका इसमें आंसर क्या होगा 16 होगा, एवरेज में पूछा जाए। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, इन दोनों का एवरेज अगर एवरेज पूछे और एडल्ट के लिए तो 16, ठीक। 26 नहीं होगा, 10 नहीं होगा,
और 36 नहीं होगा, 16 होगा। ठीक, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर एन एडल्ट इज, नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर एन एडल्ट इज। ठीक, तो 100/80 ये होगा, नहीं। 120/80 ये होगा, हाँ ये होगा। 130/80 ये नहीं होगा। 1/10 नहीं होगा। देखिए ये एवरेज वाला है, ये क्या है, एवरेज। 120/80 ये एवरेज वाला है, लेकिन हाइपर ये 140/90 आ जाएगा, तब तक भी एवरेज। लेकिन इससे ज़्यादा 140/90 से अगर ज़्यादा है तो हाइपर टेंशन में कैटेगरी, हाइपर टेंशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, तो ये अब इसमें क्या होगा, दूसरा 120/80। ठीक, उसके बाद अगला है द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर टू नॉर्मल, यानी कि बहुत तेज़ी से फीवर था, बहुत तेज़ी से फीवर था और तुरंत बहुत तेज़ी से, मतलब कि फीवर बहुत ज़्यादा था लेकिन तेज़ी से घट के नॉर्मल हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, क्राइसिस या डिक्लाइन कहेंगे या लाइसिस या फिर स्टेडियम, बताइए। ठीक, फीवर वाला चैप्टर जो पढ़ा होगा वो बढ़िया से बता लेगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्राइसिस, क्या हो जाएगा, क्राइसिस। सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर टू नॉर्मल इज टर्म एज क्राइसिस। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं है, नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन नहीं है। तो ये लगभग 20 क्वेश्चन हमने करा दिए, 20 क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस से। अब अगले चैप्टर के, ये तो वाइटल साइन तक का था। ठीक, अब अगले चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके लिए बन सकते हैं वो सारे हम रख देंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, तो इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते थे फंडल, ये मतलब कि आना ही आना है इसमें से। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, एक दो क्वेश्चन तो फंसना ही है, क्योंकि 5 ऑब्जेक्टिव आता है। और वो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव ना देके, ऑब्जेक्टिव में ना देके, ठीक, ट्रू एंड फॉल्स में दे देता है, ट्रू एंड फॉल्स में दे देता है, और नहीं तो फिलिंग द ब्लैंक्स में दे देता है। अभी फिलिंग द ब्लैंक्स भी हम करा देंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी करा देंगे फंडामेंटल का। ठीक, तो डियर थैंक यू सो मच। इसको जितना हो सके शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त यार को शेयर कीजिएगा। ठीक, अगर अच्छा हेल्पफुल लगा हो तो। ठीक है, थैंक यू।